नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो आज की क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस और एस्टेट सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से अब 3-4 दिन मेरी लास्ट रिवीजन क्लासेस रहेंगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। जब भी एग्जामिनर आपसे अर्थमेटिक मीन की बात करेगा, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यूज है फंक्शन की उन सबको आप ऐड करिए। x प्लस में x प्लस 3 प्लस में x प्लस 6 प्लस में x प्लस 9 प्लस में x प्लस 2, और जितने भी नंबर हैं, कितने हैं ये टोटल काउंट करिए। 1 2 3 4 5 है तो उससे डिवाइड कर दीजिए, जैसे एवरेज में करते थे। सेम जितनी भी नंबरों की वैल्यू है उनको और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो भी है उससे। यहाँ पर कितनी गिवन थी 10, इसको ऐड करते हैं। 5x प्लस 30 अपॉन में 5 आता है। 50 इक्वल टू 5x प्लस 30 आता है। यहाँ से 5x 20 आता है और x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 4 आएगी। तो अब अर्थमेटिक मीन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको क्या करना है, वो सारी वैल्यू को ऐड कर दो। उसके बाद देखो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है और उससे डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा। सेम एवरेज का जो लॉजिक होता है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इंटू है तो क्या आएगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 है। तो क्या करना है आपको, इसका होल स्क्वायर करिए बोथ साइड। जब आप होल स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 आया। 1 से 1 कैंसिल हो गया बोथ साइड। 2 साइन थीटा कोस थीटा 0 आया। अगर मैं 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा 0 आया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा 0। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 9th 10th के हिसाब से, तो ये टीजीटी और पीजीटी वाले एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ n इक्वल टू n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 0 की बात करेगा। हमेशा आपको ये देखना है कि उस पूरे एक्सप्रेशन में 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए n क्या है, 2 की क्यूब है, 3 की 4 है, और उसके बाद 7 की 1 है, 15 की 6 है। आपको और किसी नंबर से ज्यादा मतलब नहीं है, आप छोड़ देंगे इनको। मैं लिख रही हूं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। आप सिर्फ 2 और 3 पे फोकस कीजिए। 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 6 है। मिनिमम पावर 3 और 6 में मिनिमम कौन है, 3 है। इसका मतलब कितनी 0 बनेंगी, क्योंकि सिर्फ 3 2 ही 5 के साथ पेयर बनाएंगे और 5 भी एक्स्ट्रा रहेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। आपको नहीं समझ में आए जल्दी में तो मेरी नंबर सिस्टम की वीडियो है, वन शॉट, उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन, HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज। जब भी वो इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा, एस्टेट में भी बहुत आता है, केवीएस में भी ये 2-3 बार आया हुआ है। आपको क्या करना है, जो ये नंबर है 210 और 55, आपको इसका HCF निकालना है। निकालिए जल्दी से। जब आप इसका HCF निकालेंगे, 5 से 42 और 11, इसके आगे देखिए 11 प्राइम नंबर आ गया, किसी से डिवाइड नहीं होने वाला। इसका मतलब इसका HCF 5 आया। वो कह रहा है जो HCF आया मैंने उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, 210 क्रॉस 5 प्लस में 55x इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, 5 कॉमन ले लिया बोथ साइड। 210 प्लस 11x इक्वल टू क्या आया हमारा 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 आया, कहीं 0 मत कर देना, इतनी भी जल्दबाजी सही नहीं है ना। आप 0 कर दोगे सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। ये 1 माइनस 210 आएगा। 11x इक्वल टू माइनस 209 आएगा। x इक्वल टू माइनस 209 बाई 11 आएगा, और यही हमारा आंसर रहेगा। समझ में आया। वो ऐसे भी कह सकता है कि इसका HCF m इंटू n की फॉर्म में जो फॉर्म भी दे, आपके पास ये फॉर्म ना हो के एग्जाम में कोई और फॉर्म आ जाए, आप ऐसे ही उस फॉर्म को लिखोगे, HCF ऐसे अलग से निकालोगे, HCF को बराबर रखोगे, आप सोल्व करोगे, आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता रही हूं इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए,
केवीएस में मोस्ट चांस है किस टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होंगे। इसके अलावा कोई और फैक्टर आता है तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में देखिए 11/80 है, 11 गुना 16 गुना 5, 11/2 की पावर 4 गुना 5, 2 और 5 के ही फैक्टर है तो टर्मिनेट करेगा। दूसरा देखिए 45/360, ये 8 से 1/8 आ रहा है, 1/2 की क्यूब आ रहा है, हर हाल में टर्मिनेट करेगा। 63/240, 31/80 आ रहा है, फिर से 16 गुना 5 आएगा, 2 और 4 की पेयर में आ रहा है, इसका मतलब 2 और 5 की पेयर में आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनेट करेगा। पेयर का मतलब नहीं सिर्फ 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो, पेयर में कंसेक्यूटिव में देखते हैं, 2 की पावर कुछ भी हो, 5 की कुछ भी हो। जैसे 2 की पावर 3 है, इसको मैं ऐसे कर लूंगी ना, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर लिया, ये बन गया ना 5 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। इसका मतलब है 3 पॉइंटों के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 420, 3 से कॉमन लिया, ये आएगा 140, ये 20 गुना 7 आएगा। जैसे 20 आ गया, आपको 7 आ गया, 7 आते ही आपको पता है कि 7 जो है, जो 7 है, वो इसे कभी टर्मिनेट होने ही नहीं देगा। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर कौन सा रहेगा, इसका ऑप्शन 4th आंसर रहेगा। दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, 4th रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब मैं 4-5 दिन सारे सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और वो पीआरटी वालों की वन शॉट वीडियो, आज भी मैंने काफी क्वेश्चन इसके बाद ये हो सका तो मैं आज ही डाल दूंगी, वरना कल मॉर्निंग में उसे डाल दूंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर, आपको बताना है कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, देखिए एक बार आप रिवाइज कर लेना, प्राइम और कंपोजिट कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। नहीं कर रखे तो वन शॉट वाली मेरी वीडियो देख लेना, सबसे पहले बनाई हुई है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1। यहां पर देखिए 233 की बात करते हैं, 253 की बात करते हैं, 247 की बात करते हैं, 377 की। 253 को अगर मैं 11 से 13 से डिवाइड करती हूँ, 13 1 जार 13 और ये आता है 133, 13 से 123 है ना, 123 नहीं 13 से नहीं जा रहा, ये 5 3 8 और 2 10, ये जाएगा 11 से, 11 2 जार 22 और 11 3 जार 33, ठीक है, 11 2 जार 22 और 11 3 जार 33। 247 आपको देखते ही पता चल जाएगा ये किससे जा रहा है, 13 से है ना, 13 1, हाँ 13 नी में 117। 337 ये 13 से ही जाएगा शायद, 13 दूनी 26, क्योंकि मोस्टली ऐसे नंबर 29। ये सब नंबर देखिए डिवाइड हो रहे हैं, ये 13 13 11 से, लेकिन 233 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या अपने आप से, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। साथ के साथ को प्राइम और ट्विन प्राइम की कंडीशन देख लेना। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। को प्राइम में क्या होता है, वो 2 नंबर, जैसे आपने ले लिया 2 और 15, ये क्या है, को प्राइम है। जरूरी नहीं इनका एचसीएफ कितना है 1, लेकिन को प्राइम में जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर भी को प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्विन प्राइम जैसे 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, और जब दोनों नंबरों का डिफरेंस करे तो 2 आना चाहिए, जैसे 5 - 3 आ गया, 5,7 आ गया आप, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज जरूर कर लेना। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए एंड बी आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने का मतलब है कि वो उसका रूट है। ए और बी इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट है। रूट होने का मतलब एक्स की जगह यदि मैं ए रखूं तो 0 आएगा एफ एक्स, और एक्स की जगह अगर मैं बी रखूं तब भी रूट आएगा, 0 आएगा। अब हमें पता
है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने कराया नहीं इसलिए मैं बता रही हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। किस फॉर्म की होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं कहती हूँ अल्फा बीटा इसके दो रूट है, अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो ऑब्वियस है इसके दो ही रूट मिलेंगे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय ए। यहां पर b देखिए, b है x का कोफिशिएंट, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c है कांस्टेंट टर्म, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ में आया? इसे आप याद रखेंगे। अब मैं इस इक्वेशन को देखती हूं, fx मेरे पास x स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9। पहले इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है, इसे भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी। मतलब x का कोफिशिएंट माइनस p माइनस 9, ये 9 है, ये कांस्टेंट में ट्रीट होगा। ये a क्या है? यहाँ पर 1 है, b क्या है? यहाँ पर माइनस p है, और c क्या है? यहाँ पर आपका माइनस ऑफ p माइनस q है। ठीक है, इसके साथ जब मैं सम ऑफ रूट कर रही हूं, मतलब a प्लस बी निकालती हूं, तो कितना आता है? यहाँ पर देखिए माइनस b बाय ए। माइनस क्या है? माइनस माइनस p अपॉन a कितना है? 1। जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालती हूं तो कितना आता है? कांस्टेंट c है माइनस p माइनस q बाय 1। आ गया, सम ऑफ रूट भी निकल गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकल गया। आपको किस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखनी है? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, इसमें रखनी है। मल्टीप्लाई करोगे ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू ए बी की जगह क्या रखेंगे? माइनस पी माइनस क्यू। ए की जगह क्या रखेंगे? ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? p और प्लस 1 यही रखेंगे। जब इसे हम सोल्व करते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है? ए बी आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 9, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जीरो ऑफ द ए बी आर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि a और b इस इक्वेशन के क्या है? रूट है। रूट होने का मतलब यदि मैं x की जगह a और x की जगह b रखती हूं तो हर टाइम इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी? जीरो। इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। इस मैंने ये कराया नहीं, मैं एक बार बता देती हूं। हमारे पास जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। यहाँ पर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने अज्यूम किया कि इस इक्वेशन के लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बी द टू रूट है इस इक्वेशन के। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या आएगा? सम ऑफ रूट का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, और जिसे मैं लिखूंगी माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। केवीएस में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो हमेशा आपको याद रखनी है इन चीजों की, सी बाय ए। ठीक है, जब मैं ये चीजें आपको नोटबुक में नोट करनी है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब यहां पर भी वो कह रहा है, पहले आप पोलिनोमियल को लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस 9। आप देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अभी नहीं है। इसको कैसे नहीं है? क्योंकि पी एक्स कॉन्स्टेंट को एक साथ रखना है, यहाँ पर 9 है ये। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए 1 आता है, बी माइनस पी आता है, और सी मेरा माइनस बी माइनस क्यू आता है। अगर मैं सम ऑफ रूट करूँ ए प्लस बी तो क्या आता था? माइनस पी बाय माइनस पी ऑलरेडी है बाय 1, माइनस माइनस पी बन जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूं तो c बाय ए आएगा। c कितना है यहाँ पर? माइनस पी बाय माइनस क्यू अपॉन में 1 मीन्स माइनस पी माइनस क्यू। आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। आप निकालिए ए बी प्लस ए को इनसे मल्टीप्लाई किया, b प्लस 1। ए बी की वैल्यू आप निकाल के आए हैं, माइनस पी माइनस क्यू। ए प्लस बी की वैल्यू अभी निकाली, पी आई, और यहाँ पर क्या आएगा? ये क्यों नहीं 9, ये
वो क्यों नहीं है, 9 है ये, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी, ये p माइनस 9 है, ठीक है, ये 9 है। तो अब यहाँ पर ये a प्लस बी p आया और ये 1 आया, p और p कैंसिल आ गया, -9 + 1 क्या आया, -8 आपका आंसर रहेगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना केवीएस में बाकायदा सिलेबस के अंदर मेंशन है ऑफिशियल में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, इसलिए आज मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा रखा है। मैंने सोचा आप लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे कि मैम प्लीज करा दीजिए, तो मैंने कहा मैं आपकी लास्ट ऐसे मिस नहीं कर सकती, आपको जो पॉइंट टू पॉइंट है वही कराऊंगी जो सिर्फ एग्जाम में आने के चांस है। इसके अलावा मैं सारा कुछ नहीं कराने वाली अभी, क्योंकि टाइम कम है। अब वो कहता है कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लाइन की कोई भी इक्वेशन है, और वो इस तरीके से लिख दे एग्जामिनर कि वाई एक्सिस पर कट कर रही है। देखिए ये लाइन है, ये y एक्सिस पे कट कर रही है, तो y एक्सिस पे कट करने का मतलब यहां पर x क्या होगा, हर हाल में 0। जब y एक्सिस पे कट करती है तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। इसका मतलब जो भी पॉइंट होंगे आपको ग्राफ बताना है। आपका जब y एक्सिस पे कट कर रहा है तो क्या होगा, x क्या होगा, 0। तो 2 × 0 + 3y = 8, 3y = 8 आएगा, y = क्या आएगा, 8/3। अब देखते ही आपको पता था x 0, ये तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं और x एक्सिस के दो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें एब्सिसा बोलते हैं। जब भी वो कहेगा कोई भी लाइन x एक्सिस पे कट कर रही है, आपका कुछ काम नहीं है, अब y को 0 रख दीजिए। जब वो कहे कि y एक्सिस पे कट कर रही है, आप x को 0 रख दीजिए, ठीक है। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए स्ट्रेस मत लेना, मैथ्स मेरे पास रख दो स्ट्रेस के लिए, ठीक है। मैं पूरा दिन आपका मैथ्स ही सोल्व करती हूँ आजकल, सारी छुट्टियों ऐसे गायब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ द पॉइंट 2k - 3, k + 1 लाई ऑन द लीनियर इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k क्या आएगा। वो कह रहा है ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, आपको k की वैल्यू बतानी है। लाई करने का मतलब देखिए, एक कोई लाइन है, ये कोई लाइन ऐसी है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं। लाई करने का मतलब इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब आपको x की जगह क्या रख देना है, 2k - 3 k + 1 + 12 = 0। आपको सिर्फ सोल्व करना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, कुछ नहीं है एग्जाम में। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था, जो सिंपल पार्ट है वो कराई चुकी हूं आपको। क्यों, तो k क्या आ गया यहां से, -3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो यही पूछने वाले हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन बताया था, क्या बताया था मैंने कि a1x + b1y + c1 = 0 है। दूसरा क्या है मेरे पास, a2x + b2y + c2 = 0 है। ये दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो भी वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो यहां पर मैंने बताया था इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। पढ़ा वो आपने, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इफ और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। यहां से एक क्वेश्चन मैंने कहा था हर हाल में आपका बनेगा, लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। इफ a1/a2 है, b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन ना मिलने का मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, वो कभी मिलेंगी नहीं। जब लाइनें मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन बताई थी a1/a2 हो, b1/b2 हो, c1/c2 हो तो मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट करना है।
समझ में आया? ये तीनों कंडीशन याद करनी है, आपका एक क्वेश्चन कम पक्का आएगा और 3 नंबर आपके कंफर्म हो गए। ठीक है, यहां पर देखिए हमने लिखा ax प्लस 3y प्लस 3 माइनस a इक्वल टू 0। दूसरा है 12x प्लस ay माइनस a इक्वल टू 0। कंपेयर करते हुए ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट इधर है तो दोनों के इधर रखना, इधर है तो इधर रखना, राइट में रख लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रखो, राइट में है तो दोनों को राइट में रखो। ऐसे नहीं एक लेफ्ट और एक राइट, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, मैंने सॉल्यूशन की कंडीशन लगा देनी है। दोनों से देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 36 आया, a प्लस माइनस 6 आया, आ गया। अब इन दो को ले, इन दोनों को लो, दोनों को जब लेती हूं, ये इरेज कर दो एक बार, जब मैं इन दोनों को लेती हूं मेरा आता है माइनस 3a इक्वल टू 3a माइनस a स्क्वायर। ये आएगा मेरा 0, 6a माइनस a स्क्वायर 0, a इंटू 6 माइनस a, और यहां से क्या आ जाएगा, a 0 आएगा या a 6 आएगा, a 0 आएगा या a 6 आएगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन है, 6 है, 6 है। इसका मतलब 6 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ध्यान रखना जो दोनों कंडीशन में कॉमन होगा वही हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, आ गया, कंफ्यूजन मत लेना यहां पे। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, a प्लस सी एक्स है। ऐसे क्वेश्चन केवीएस बहुत पूछता है। टीजीटी पीजीटी वाले, कभी तुम हाइपरबोला पैराबोला पढ़ रहे हो टायर 1 के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे आएगा भी टायर 1 में, टायर 2 में देखेंगे वो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताना है। आपके पास इक्वेशन दे रखी है, अब ये नहीं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से सब्ट्रैक्ट करो। आप ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ऑप्शन देखिए, एक बार पहले x की जगह क्या रखेंगे a, और y की जगह माइनस a। सेटिस्फाई कर रही है पहली इक्वेशन। देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ac, और ये माइनस प्लस ac, नहीं 2ab नहीं आ रहा, पहला नहीं कर रहा, दूसरा करेंगे, दूसरा भी नहीं करेगा। जब मैं तीसरा करती हूं, तीसरे में देखिए, तीसरे वाला क्या है, यहां पर ये x था, ये थर्ड करती हूं, a प्लस सी बी माइनस a माइनस सी बी, क्योंकि b है तो a तो पहले वाला कोई चांस ही नहीं था, b आ ही नहीं सकता था किसी तरीके से, क्योंकि राइट हैंड साइड में 2ab है। अगर मैं a रखती और c रखती तो मेरे पास, मैंने इसलिए देखते ही दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में ab की टर्म चाहिए और b बिना ab आ ही नहीं सकता, इसलिए पहले दोनों। अब हमारे पास थर्ड और फोर्थ बचे। थर्ड देखिए, ab प्लस सी बी, यहाँ पर है माइनस ab माइनस माइनस ab से ab कैंसिल हो गया, तो थर्ड भी नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ही हमारा क्या है, आंसर। आप रख के देख लीजिए, फोर्थ b रखिए, a प्लस सी इंटू बी, फिर माइनस a माइनस सी इंटू बी रखिए, सॉरी माइनस b। ये क्या हो जाएगा, जब रखेंगे ए बी प्लस सी बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी, ये माइनस सी बी, दोनों कैंसिल हो गए और क्या आ गया हमारा 2ab। इसका मतलब हमारा ऑप्शन फोर्थ क्या है। जब भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ जाए, आपसे इनफाइनाइट यूनिक ना पूछ रहा हो, सिर्फ पॉइंट पूछ रहा हो x और y की, आपको ऑप्शन के ऊपर जाना है, एग्जाम में सोल्व मत करने लग जाना। ठीक है, और भी सब्जेक्ट और भी पेपर है, वहां पर टाइम लगा देना। यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास है x3 और y1 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो हर हाल में इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेंगे। आप इक्वेशनों को सेटिस्फाई करवाइए, x की जगह 3 रखिए, y की जगह 1 रखिए, p1 आया यहां से। नेक्स्ट टाइम x की जगह 3 रखेंगे, 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इक्वल टू 0, q इक्वल टू 5 आया। अब देखिए, आप ऑप्शन पे जाइए, 2p इक्वल टू q नहीं हो सकता, 2 बराबर 5 है ही नहीं, 2 नॉट इक्वल टू 5, यहां पर 1 नॉट इक्वल टू 10, 5p 5 इक्वल टू 5 हो रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि देखिए p की जगह 1 रखा, जैसे ही
5 इंटू 1 रखा, 5 आया और यही क्यू के इक्वल है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है, आज थोड़ी सी मिस्टेक होगी मुझसे पीडीएफ में ना, थोड़ी इधर हो गई, कोई नहीं कल सही कर दूंगी। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स इंक्रीज बाय 45 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो कह रहा है इंक्रीज हो जाता है 45 मीटर स्क्वायर, लेकिन कब, यदि उसकी लेंथ को, अगर पहले लेंथ L थी, अब L -4 कर दे, और उसकी ब्रेड्थ पहले B थी, अब B +5 कर दे। ठीक है, तो जो पहले एरिया LB था वो एरिया रिड्यूस कितना हो जाता है, LB +45। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, LB +45। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है, अगर मैं लेंथ को 3 इंक्रीज कर दूं और इसकी ब्रेड्थ को 4 कम कर दूं, तो जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है, 67। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है, हो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए LB पहले वाले को सोल्व करिए, +5L -4B -20 इक्वल टू LB +45। LB से LB कैंसिल आ जाएगा, 5L -4B इक्वल टू 65 आएगा। नेक्स्ट सोल्व करिए, LB -4L +3B -12 इक्वल टू LB -67। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, -4L +3B इक्वल टू -67। ये इधर चला जाएगा और ये 12 इसके अंदर जाएगा, 55 आगे। अब L और B की दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए 5L -4B इक्वल टू 65 -4L +3B इक्वल टू -55। आपको लेंथ निकालनी है तो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 15L -12B, ये -16L +12B, और ये 4 5 20 और 2 22। भी कैलकुलेशन में मिस्टेक मेरे से हो सकती है, उस चीज को आप खुद देखिएगा, मेरे से मत कहना कि मैम मिस्टेक कर दी आपने। ठीक है, तो L क्या आएगा, 25। आया समझ में? क्या किया मैंने, सिंपल जो कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग चली। आपको भी ऐसे ही चलना, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमने ना किया हो, घबराना नहीं, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलो, कहीं ना कहीं आंसर आपका वहीं पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लीनियर इक्वेशन है, फिर से देखो ये केवीएस में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे आपको। 3y इक्वल टू -4x + 1, 3x इक्वल टू 4y -18। 2 लाइनें हैं, आपको क्या करना है, सिंपल लाइन में कन्वर्ट करिए। इस y को इधर लेके जाती हूँ, -3y + 1, ये 3x -4y + 18 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, A1 -4 -3 / -4। पहली लाइन में देखने पे पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, अगर A1 / A2 नॉट इक्वल टू B1 / B2 है, तो लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रखना 2 तरीके से मेथड है, लेकिन आप इसको फॉलो करिए। अभी ax² + bx + c, जैसे पहले कराया था वैसे भी कर सकती हो, अल्फा + अल्फा मान के 0 रख, लेकिन यहाँ पे सही रहेगा ये करना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब आपको पता होगा कि b² - 4ac निकालते हैं। क्या निकालते हैं, b² - 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होते थे, रियल। रूट्स क्या होते थे, रियल। इस कंडीशन को भी नोट करना। अगर d लेस देन 0 है, रूट्स क्या होते थे, इमेजिनरी। रूट्स क्या होते थे भाई, इमेजिनरी। और d इक्वल टू 0 होने का मतलब है रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ये कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रूट्स इक्वल दे रखे हैं। इक्वेशन लिखिए जल्दी से, 6kx + 4 = 0। अब d निकालेंगे, b का स्क्वायर 6k का स्क्वायर होल स्क्वायर है ये। ठीक है,
क्या लिखेंगे इसको, होल स्क्वायर। 6k का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पर 9 और c कितना है यहाँ पर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 36k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, k इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया। तो आपको समझ में आया कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d ग्रेटर देन 0 है, रूट रियल है, यहाँ पर एक रूट इक्वल बोला हुआ था, दैट्स वाई मैंने d की जगह 0 रखा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, -2 इज ए कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन a स्क्वायर b, a स्क्वायर b निकलवा रहा है वो, क्या फाइंड आउट करवाया है, a स्क्वायर इंटू b। कॉमन रूट है, इसका मतलब वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। रूट होते ही आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो उसको सेटिस्फाई करेगा, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात होगी। तो यहाँ पर मैंने कहा कॉमन रूट है, तो a y की जगह -2 का होल स्क्वायर प्लस a y की जगह -2 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दूसरी बार y का स्क्वायर मीन्स -2 का होल स्क्वायर -2 प्लस में b इक्वल टू 0। यहां से a इंटू 4 आएगा, यहां से -2a आएगा प्लस 3 0, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0 आया, 2a इक्वल टू -3 आया, a इक्वल टू -3/2 आया। आ गया यहां तक। नेक्स्ट टाइम हम करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन से, 4 - 2 प्लस b इक्वल टू 0, b यहां से -2 आया। जब मैं a स्क्वायर b निकाल रही हूं, देखिए a का स्क्वायर -2, 3/2 का स्क्वायर, b का मतलब -2, -9/4 इंटू -2, सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, हमारा आंसर -9/2 आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation 9x square plus 3/4x minus √2। ऐसे जब भी कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए और वो पूछे, ये केवीएस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ax स्क्वायर, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो आपसे पूछे कि इसमें किसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करे, तो क्या तरीका होता है करने का। सबसे पहले रूल होता है कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाइए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उससे डिवाइड करिए, करेंगे। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 आया समझ में, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड करेंगे, किया। उसके बाद क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करिए, b/a का हाफ करेंगे, b/2a आएगा। उसके बाद क्या करना है, b/ax, यहां तक तो वही लिखना है, जो b/2a है इसका स्क्वायर ही ऐड करना है और उसी को ही सब्ट्रैक्ट करना है, उसी को ही, उसके स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ये जो है, अब ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, x प्लस b/a 2a के होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। बाद में कांस्टेंट पड़ा रहेगा साइड में। समझ में आया। तो ये रूल होता है किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। समझ में आया, ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना। यहां पर देखिए मेरे पास इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 इक्वल टू 0। आपका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाइए, मतलब 9 से डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करोगे तो 36 माइनस √2/9 इक्वल टू 0 आएगा। आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट 3/36 है, जिसका मतलब क्या हुआ 1/12, ठीक है। इसके कोफिशिएंट का हाफ करिए, 1/12 का हाफ 1/24 होगा, 1/12 का हाफ 1/24 होगा। इसका स्क्वायर ही ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका स्क्वायर क्या आएगा 1/576, 1/576। लेकिन ध्यान रखना आपका आंसर 1/576 नहीं होगा। अब यहां पर जब आंसर दोगे तो 9 क्या है, मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, तो आंसर में 1576 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से, और आपका आंसर आएगा 9 6 54,
1/64। आपका आंसर क्या आएगा? 1/64। समझ में आया? 1/64। ये रूल मैंने आपको बता दिया है। टीजीटी पीजीटी वाले घबराना मत, 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं हर हाल में कंप्लीट कराऊंगी आपका जो कुछ भी सिलेबस आएगा। लास्ट में मुझे रिजल्ट, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए प्लीज मुझे रिव्यू जरूर दे देना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? यदि वो इस फॉर्मेट की होती है, ax² + bx + c। यहाँ पर हम ऑप्शन को जल्दी से पहले देखते हैं कौन से कैंसिल हो सकते हैं। देखिए k की जगह -1 रखेंगे, -1 + 1 0 × x² की कोई टर्म ही नहीं बचेगी। ऊपर से 3/2x है, ये नहीं है, ये तो कैंसिल कर दिया। दूसरा देखिए, ये है x² + 2x + 1, और यहां पर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी 16 का स्क्वायर + x² आएगा और x² से x² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a - b के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला खोला। दूसरा भी नहीं है। तीसरे वाला देखिए, x³ एक सेकंड फोन आ रहा है, x³ - x², और ये आएगा x³। यहां पर फॉर्मूला बनाऊंगी तो क्या बनेगा? इसके अंदर देखिए कहीं ना कहीं स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको छोड़ते हैं, कंप्लीट सोल्व नहीं करते। फर्स्ट वाले को और देख लेते हैं, क्या वहां पर भी पॉसिबिलिटी है? 5 - x × 2x -2/5। जब मैं इसको सोल्व करती हूं, -2x², 5 × 2 = 10x, और यहां पर देखिए -x × -x -2x² आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर भी x² की कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर भी नहीं है। इसका मतलब सेकंड ही आपका आंसर होगा। आपको इतना ज्यादा कोशिश करना, ऑप्शन को जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट करते हुए चलना, ताकि आपका आंसर जब आपको लगे कि कैलकुलेशन लंबी है, ऑप्शन पे पहुंचिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2 डिग्री की इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट के। तो ऑब्वियस है इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे? इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे? अल्फा और बीटा। अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट की बात करती हूं तो अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। यहां पर देखती हूं b कितना है मेरा? -6/√3, और a कितना है? 2। -6/√3/2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करती हूं, c/a होता है यहां पर c/a। c क्या है? -60। a क्या है? 2। c क्या है? -60, और a क्या है यहाँ पर? 2। ये क्या आएगा? -30, और ये आएगा -3√3। अब आपका काम क्या है? इसके बाद आपको कुछ आगे सोल्व नहीं करना, अपने ऑप्शन पे पहुंच जाइए। सम ऑफ रूट करिए, 2√3 - 5√3। जब मैं इनका सम कर रही हूं दोनों का, तो कितना आ रहा है? -3√3। पहला ऑप्शन। तो अब मैं प्रोडक्ट और कर लूं, 2√3 इंटू में -5√3। देखिए 5 × 2 = 10, √3 इंटू √3। देखिए मल्टीप्लाई करना, ये है ना, 5 और 2 को किया -10, √3 और -30। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है? If 0 of the quadratic polynomial ax² + bx + c where c is not equal to 0 are equal, then क्या कंडीशन है? मुझे सिर्फ इतना पता चल गया कि 0 जो ऑफ द रूट जो है वो इक्वल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब d क्या है? 0 है। d क्या है? 0। रूट इक्वल तभी होते थे जब उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और वो किसके इक्वल हो जाता था? 0। d 0 होने का मतलब ये इक्वेशन कौन सी है? ax² + bx + c। इसका मतलब b² - 4ac = 0 है। इसका मतलब b² किसके इक्वल है? 4ac। b हमेशा पॉजिटिव आएगा।
अब ये इक्वल तभी हो सकता है, देखो 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे साइन का कोई इफेक्ट नहीं होना। अब क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ए और सी दोनों नेगेटिव नेगेटिव आए या ए और सी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आए। तो पहली कंडीशन कौन सी है, सी एंड ए हैव सेम साइन, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। हमारी फर्स्ट ही क्या होगी, करेक्ट हो गई। दूसरे में सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, अपोजिट से नेगेटिव आएगा, राइट लेफ्ट पॉजिटिव राइट नेगेटिव, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ एन ट्रम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन ट्रम ऑफ एन एपी दे रखी है, कितनी दे रखी है, एन स्क्वायर प्लस 3n। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए S1 का मतलब होता है n की जगह 1 रखिए, आप उठा के रखा 4 आया। S2 का मतलब n की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 10। S2 यहां तक ही करना, आगे मत करिए आप। S1 का मतलब है सिर्फ पहली टर्म का सम, S2 का मतलब है पहली 2 टर्मों का सम। अगर पहली 2 टर्मों के सम में से मैं A1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास दूसरी टर्म आ गई। पहली टर्म अगर मेरी 4 है, दूसरी टर्म मेरी 6 आ गई। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता था सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का क्या करेंगे, द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। एक सबसे पहली बात, जब भी वो एंड की बात करेगा तो आपको उसे स्टार्टिंग से, जब वो एंडिंग से बात करेगा किसी भी टर्म की, जैसे rth टर्म की एंडिंग से बात कर रहा है तो स्टार्टिंग से वो टर्म n माइनस r प्लस 1th होगी। जब वो rth टर्म की एंड से बात कर रहा है, ये कहां से बात कर रहा है भाई, एंड से, तो स्टार्ट से कौन सी टर्म होगी, n माइनस r प्लस 1th टर्म होगी, n माइनस r प्लस 1th टर्म होगी। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, -8 -5 -2 अप टू 88, ये क्वेश्चन है। ठीक है, n क्या, अगर मुझे ये पता चल जाए कि सीक्वेंस में तो n कितना है और r का तो मुझे पता ही है 7 है, तो मैं इजिली निकाल सकती हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने एपीजीपी पे। एपी के अंदर मुझे पता है ये एपी के अंदर है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। -5 प्लस 8 करते हैं, -5 माइनस ऑफ -8 प्लस 8 हो जाएगा, 3 आएगा, -2 माइनस -5 हो जाएगा, -2 प्लस 5 3 आएगा। समझ में आया। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो Tn का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn यहाँ पर 88 है, a की जगह माइनस n माइनस 1, d की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, d की जगह क्या आएगा, 3 आएगा। आगे कैसे करेंगे इसको, 88 प्लस 8 कितना आएगा, 96, n माइनस 1 इंटू 3, यहां से हमारा 3 n माइनस 1 आया। ठीक है, और n इक्वल टू क्या आया, 33 आ गया n की वैल्यू। अब हमारी, मैंने क्या बताया था, फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस का मतलब कौन सी टर्म बिगिनिंग से, n माइनस r प्लस 1th टर्म। n कितना है, 33 माइनस 7 जमा 1 क्या हो जाएगी, 7 गए 6 26 27, कौन सी टर्म हो जाएगी। ठीक है, 33 हाँ 27th टर्म। ठीक है, 27th टर्म हो जाएगी। और हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, T27, आपके पास n/2 पता ही चल गया, a भी पता है, सॉरी T27 का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, Tn का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक यहाँ पर T27 निकालना है, a प्लस 26 d हो जाएगा, a की जगह क्या आएगा, -8 प्लस 26, और d की जगह भी निकाला था 3 आया, -8 6 और 7, और क्या आंसर आएगा, 70 आंसर आएगा। समझ में आया, निकालने का तरीका पता चल गया क्या होगा। ठीक है, मुझे ना कुछ याद आ गया था,
हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने एपीजीपी में बताया था, जब आपके पास डायरेक्ट इसका कोई लॉजिक सोल्व नहीं करना, एस पी बराबर क्यू हो और एस क्यू बराबर पी हो, तो क्या बताया था मैंने, एस पी प्लस क्यू क्या होगा, हमेशा माइनस पी प्लस क्यू होगा। एस पी प्लस क्यू क्या होगा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू होगा, और जो डी होगा इसके अंदर, उसका अभी फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि मैंने कहा था ये रिजल्ट हर दम एस्टेट में केवीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको देखने को मिल सकता है। मिले तो मुझे याद करना। नेक्स्ट देखिए, fourth term of an AP is 3 times the first term. Fourth term of an AP is 3 times of first term. फर्स्ट टर्म का मतलब T1 होता है और T1 का मतलब हमेशा A होता है। नेक्स्ट में कह रहा है एंड सेवंथ टर्म ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, 2 गुना, थर्ड टर्म का 2 गुना और 1 ज्यादा हो गया। 10th टर्म बतानी है। T4 क्या है, 3A। T4 का फॉर्मूला देखे, Tn का फॉर्मूला भी बताया था, क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T4 का फॉर्मूला क्या होगा, A कितना है यहाँ पर, A प्लस n 3D, ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस 3D इक्वल टू 3A हुआ। यहां से देखिए 2A इक्वल टू 3D हुआ, A क्या हो गया आपका 3/2D हो गया, एक वैल्यू आ गई। दूसरी से देखिए T7A प्लस 6D हुआ, 2 इंटू A प्लस 2D हुआ, प्लस में 1 हुआ, A प्लस 6D आपका 2A प्लस 4D प्लस 1 हुआ। यहां से आपका A, आप एक काम करिए, A की जगह आपको क्या निकालना है, 10th टर्म, A प्लस ये बनेगा 6D की जगह वैल्यू रखूं मैं, यहां पर इधर सोल्व कर देती हूँ, पहले इसको ही सोल्व कर लेती हूँ। ये बनेगा A माइनस 2D प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप एक काम करिए, A की जगह वैल्यू रख दीजिए 3/2D माइनस 2D प्लस 1 इक्वल टू 0, 3D माइनस 4D यहां से आएगा प्लस 2, यहां से माइनस D प्लस 2 इक्वल टू 0, D आ गया 2, जैसे D 2 आ गया तो A आ गया 3। आपको 10th टर्म बतानी थी, T10 का मतलब A प्लस 9D, A की वैल्यू आपकी 3 आ गई, 9, D की जगह 2 आ गया, और हमारा टोटल आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट हैविंग सेम एब्सिसा बट डिफरेंट ऑर्डिनेट लाई ऑन। 2 पॉइंट है जिनका एब्सिसा तो सेम है, जिनका एब्सिसा अभी बताया था, एब्सिसा मींस क्या है, एक्स की वैल्यू। देखिए ये पॉइंट है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ओ लाइन भी सीधी नहीं हुई, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जाऊंगी तो भी x2 है, मैंने मान लिया, ये वही तो पॉइंट है, यहाँ पर भी x2 होगा, लेकिन y की वैल्यू देखिए चेंज हो रही है, यहाँ पर x2 होगा लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जैसे y3 हो रहा है, कुछ और हो रहा है। x की वैल्यू सेम आएगी इस पूरी लाइन पे अप टू इंफिनिटी तक, और y की वैल्यू हर बार क्या होगी, चेंज होगी। तो किस पे होगा, सिर्फ पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के लाइन पैरेलल होगी उसी में ये कहानी है। देखिए y एक्सिस के पैरेलल है ना ये लाइन, तो इनको याद रखना, ये चीजें अपने माइंड में सेट रखना कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये होगी। जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, y तो यही पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट याद रखना। टायर 1 में सिर्फ उसने बकायदा ऑफिशियल सिलेबस पर मेंशन किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल आपकी नॉलेज ली जाएगी, ये नहीं कि वो आपसे बहुत डीपली पूछ रहे हैं, इसलिए जो करा रही हूं 4 दिन के अंदर चुपचाप से कर लेना इनको। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इन x एंड y विच सेटिस्फाई x1 एंड y5। देखिए x1 y5 5x माइनस वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रही है, x की जगह 1 रखो, y की जगह 5, 0 आ गया। 10x माइनस 2y कर रही है सेटिस्फाई, 15x माइनस 3y कर रही है, 20x माइनस 4y कर रही है। पता नहीं कितनी सारी इक्वेशंस ऐसी आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट देखिए,
ये किस टाइप का क्वेश्चन है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है? वो पी पॉइंट है, पी पॉइंट है जो इस सेगमेंट के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं। ये नहीं पता बीच में कहाँ है, हमें ये पता है कि वो -1,7 है और यहाँ पर 4,-3 को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक रूल याद रखना, जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे मैंने लैम्डा रेशियो 1 रख लिया, यहाँ पर कोई भी A1 B1 रख लिया और A2 B2 रख लिया, यहाँ पर आप m रेशियो n में रख लो। मैंने कहा कि ये कोई भी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है m रेशियो n। क्या है? m रेशियो n, p है। तो ये किस तरीके से इसको वो करता है, डिवाइड करता है, ध्यान देखना। m को A2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, n को A1 के साथ करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट AP के आते हैं अपॉन में m प्लस n। सेकेंड टाइम क्या होगा? m को B2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n को B1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में m प्लस n आएगा। ये किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? BP के कोऑर्डिनेट आएंगे, दूसरे वाले के। हमें यही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। मैंने माना कि ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, पहले लैम्डा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1 को -1 के साथ करिए, अपॉन में लैम्डा प्लस 1 आया। दूसरी बार, और ये किस P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा था? 2, तो ये 2 के इक्वल आएगा। दूसरी बार P लैम्डा को -3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करिए, अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और ये किसके इक्वल गिवन है? 1 के इक्वल। यहाँ से 4 लैम्डा -1 2 लैम्डा प्लस 2 के इक्वल आया। यहाँ से हमारा 2 लैम्डा 3 के इक्वल आया, लैम्डा 3/2 आया। लैम्डा क्या आया? 2/3। लैम्डा 3/2 आने का मतलब है AP अपॉन में PB, जो ये रेशियो आया ये 3/2 आया। यहाँ से 2AP किसके? AP बाय BP किसके इक्वल आया? 3/2, और हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। समझ में आया? ज्वाइन करना। अब हमेशा लैम्डा रेशियो 1 में मानो, पहले वालों के साथ फिर दूसरे वाले के साथ, इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? The angles of a triangle are in the ratio 4:5:6. Difference of largest and smallest angle is, आपको बताना है। एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब ये 4 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 4 5 11 4 15 x इक्वल टू 180 हुआ, x इक्वल टू 12 हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट एंगल 48 आया, 60 आया, 72 आया। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस करना था, और ये आएगा 24। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द फिगर AB बराबर AC है, और जो एंगल ACD दे रखा है, ये एंगल है ACD, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। अब ट्रायंगल को देख लीजिए, A है, B है, C है, और ये D है। ACD 180 दे रखा है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये एंगल है ये लीनियर बनता है, मतलब इसका टोटल सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180 होता है। मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है, वहां पे मुझे भी समझाने में दिक्कत हो रही है। ये है 115 डिग्री, और ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। वो कह रहा है AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। ये कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में बाय मिस्टेक लिखा होगा। AB बराबर AC है। जब AB बराबर AC होने का मतलब होता है एंगल B इक्वल टू एंगल C है। एंगल B और एंगल C इक्वल है। आपको एंगल A निकालना है। अगर मेरे को एंगल C मिल जाए तो एंगल B तो ऑब्वियस इक्वल है। अब मुझे पता है ये एक लीनियर एंगल बन गया, और इसका टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका एक पार्ट 115 मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ, ये 65 आ गया। ये 65 है, तो ये भी क्या होगा? 65 होगा। इन दोनों का सम करते हो 130 आता है। 130 में से 180 में से माइनस करते हो तो एंगल A कितना आता है? 50 डिग्री। समझ में आया? एंगल A क्या आता है? 50 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, 2 consecutive angle of a parallelogram are x plus 60 and 2x plus 30. This parallelogram can be, देखो पैरेललोग्राम क्या हो सकता है? स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। चारों ऑप्शन। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है हम देख लेते हैं करके। क्या है?
कोई भी पैरेललोग्राम है, इसके लगातार, मैंने कहा ए बी सी और डी, वो कह रहा है ये x प्लस 6 लगातार एंगल, ये हुए 2x प्लस 3। अब ये कंसेक्यूटिव एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो भी होगा वो कितना होगा 180। वो क्या होगा 180। यहां से 3x बराबर जमा 90 बराबर 180 आया, तो यहां से x कितना आया मेरा भाई 90 3 30, x 30 आया, तो ये एंगल 90 हुआ और ये एंगल भी 90 हुआ। एक देखो एंगल 90-90 है, रेक्टेंगल के भी हर एक एंगल 90-90 होते हैं और स्क्वायर के भी हर एक एंगल 90-90 होते हैं, यही डिफरेंस। लेकिन कहां से मुझे पता चलेगा? वो कह रहा है कंसेक्यूटिव एंगल, तो पैरेललोग्राम क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि हम स्क्वायर में मेन कंडीशन ये भी होती है कि एंगल इक्वल होने के 90 होने के साथ साथ साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर दूसरी कंडीशन किस पे आएगी? रेक्टेंगल, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके से क्या होता है? स्क्वायर होता है, और काइट में तो ऐसी एंगल की कंडीशन ही नहीं होती, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की मेन कंडीशन साइड भी इक्वल होनी चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए हम रेक्टेंगल को टिक लगाएंगे। ठीक है। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है कोई भी, और उसका एरिया दे रखा है, ये कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें हमारी इक्वल होती है। ये ए है, ये ए है, हमने मान ली ये ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और वो 8 है। यहां से ए क्रॉस ए बराबर 16 हुआ, ए स्क्वायर बराबर 4 हुआ 16 हुआ, तो ए बराबर 4 हुआ, ये 4 है, ये 4 है। हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 प्लस 16 32 हो जाएगा, और ए क्या आ जाएगा 30 √32, और 16 दूनी 32, 4 √2। तो हमारी √32 ही ऑप्शन में है, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, साइड ऑफ ए रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स वन डायगोनल। रोम्बस बनाइए जल्दी से, ऐसे ऐसे बन, ये देख लेना भाई, थोड़ा सा गलत बन गया, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, ऐसे ऐसे बनता है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, इसकी एक साइड 30 मीटर है और इसका एक डायगोनल दे रखा है, कितना दे रखा है 48, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, ये 48 है, तो ये 24 हुआ, तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। अगर मुझे ये साइड देखिए 34 है, ये साइड मुझे मिल जाए तो इजीली मैं इसकी डायगोनल की लेंथ निकाल सकती हूँ। ये कैसे मिलेगी? 30, ये एक तरीके से एक ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल बन गई ना। अगर मैं 30 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर दूं और इसका अंडर रूट ले दूं, तो ये मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी। देखिए एक डायगोनल 48 था, 24 में डिवाइड करिए, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। 4 ट्राइंगलें बन गई। एक ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस किया, बेस निकल जाएगा, 900 माइनस 576 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 324, एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स कितना आया 18 आया, और एक्स 18 आया, ये भी 18 आया। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 9 और 24 9 जा 216। ठीक है, क्या हो जाएगी 216। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला पता चल गया ना आपको कैसे निकालना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, कोई भी सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट किया जाता है और दोबारा से इसको रिकास्ट किया जाता है स्फीयर में ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, नंबर ऑफ स्फीयर्स ईच। तो क्या आएगा, यहां पर कोई भी हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसको रिकास्ट कर देते हैं। ये हेमिस्फीयर है, ये रहा, इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको दोबारा से स्फीयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी हर एक जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर रहती है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r की जगह
2/3 पाई, आर की जगह 8 का क्यूब आ जाएगा, आ गया। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम को मेल्ट किया और इसमें कन्वर्ट करते हैं। जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ स्फीयर की बात होती है, तो जिसको मेल्ट किया वो ऊपर, अपॉन में जो छोटे छोटे क्यूब स्फीयर बन रहे हैं उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 2/3 पाई 8 की क्यूब को 4/3 पाई, स्फीयर की कितनी रेडियस है, 2 की क्यूब से 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई, 1/2 की पावर 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 से 4 आ गए ना, और ये 8 गुना 8 गुना 8, 8 से ये 8 कैंसिल, 1 8 2 32, कितना आंसर आएगा, 32। समझ में आया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर याद रख लेना, वॉल्यूम सभी के याद रख लेना, क्योंकि मेल्ट करके वो हर हाल में एक ना एक को तो रिकास्ट करवाएगा, या तो क्यूब को या स्फीयर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। कल मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। कौन कौन से, जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन और किंग के हर एक के 4 कार्ड टोटल, जैक, क्वीन और किंग सबके 4 कार्ड होते हैं, जिसमें 2 कार्ड रेड होते हैं और 2 ही आपके ब्लैक होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने हुए, 12 हुए। अब वो कह रहा है रिमूव करा 52 प्लेइंग कार्ड में से, कार्ड इज ड्रावन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड आफ्टर रीशफलिंग देम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। आपको बताना है। वो कह रहा है सबसे पहले समझिए 52 कार्ड थे, इसमें से रेड फेस कार्ड कितने हुए, 2 4 6, 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं, माइनस कर दिया, 6 46 आया, ठीक है। अब वो कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो बचे हुए कार्ड थे, मतलब 46 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ होता है, ठीक है, रैंडम। तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कार्ड ड्रॉ हुआ वो फेस कार्ड होगा। तो टोटल कितने कार्ड थे, 46। अगर जो कार्ड ड्रॉ हुआ वो फेस कार्ड ही है, तो इसका मतलब टोटल कितने फेस कार्ड बचे, 6 ही तो है, 6 बटे में 46, 2 से 3 और 2 से बटे 23। समझ में आया। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, चांस है कि कार्ड से ही आए वो, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक बता दिया था, आपको कर लेना। चलो आज के लिए इतना ही करा देती हूँ और मैं कल कराती हूँ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को किसी भी तरीके से एक बार जरूर कर लेना। 4 दिन तक टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी की और टीजीटी और पीजीटी की जो कॉमन है, या तो अभी डाल देती हूँ, टाइम देखती हूँ इसको अपलोड करने के बाद कितना टाइम बचता है, अदरवाइज कल मॉर्निंग में मैं उससे डालूंगी। आज सैटरडे, आप अच्छे से नाइट में इसकी प्रिपरेशन करना और बिल्कुल भी वरीड मत हो, मैं करा दूंगी, ठीक है। मैं लास्ट मोमेंट तक आपको 3-4 दिन में टीजीटी और पीजीटी वाले, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।